वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरपदर्शी फार्मासिस्ट एलोपैथ 560 पदों पे जो भर्ती निकाली गई थी, और इस भर्ती में बी फार्मा और डी फार्मा में जो कोर्ट केस हुआ था, और इसकी पहली सुनवाई आज ही की डेट में होने वाली थी और हुआ भी सुनवाई। हम आपको इसके पहले की वीडियो में स्पष्ट तरीके से बताए थे कि ज़्यादा देर तक बस नहीं, 2 मिनट 3 मिनट तक बहस हुआ था। जब लाइव वहाँ पे चेक किया जा रहा था तो यही दिख रहा था कि भाई 2 मिनट 3 मिनट में सीरियल नंबर केस का दूसरा निकल के आ गया था। तो क्या इसमें ऑर्डर अभी जो फाइनली ऑर्डर है ये अपलोड हो चुका है पहली हियरिंग का, ठीक है, पहली सुनवाई का ऑर्डर अपलोड हो चुका है। तो डी फार्मा की हुई जीत, क्या उस ऑर्डर के अनुसार हम ये बता सकते हैं या फिर तय कर सकते हैं, या फिर आज आप भी समझ सकते हो कि डी फार्मा की हुई जीत क्वेश्चन मार्क्स है उसके आगे। फाइनल सुनवाई क्या 28 को होने वाली है, अगली डेट जो लगी है 28 को लगी है। तो क्या अगली सुनवाई में ये मामला क्लियर हो जाएगा? ये केस कहाँ तक चलेगा, कितनी सुनवाई हो सकती है, कितनी हियरिंग डेट लग सकती हैं, क्या केस में दम नहीं था, क्या चीज़ें हुआ क्या नहीं, इस सब को विस्तार से हम समझेंगे और पॉइंट वाइज एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कि आज की डेट में जो ऑर्डर आया है, आज की सुनवाई का जो ऑर्डर आया है, ये आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि जो आयोग की तरफ से वकील थे उन्होंने बताया कि ये जो केस किया गया है ये कोई नया केस नहीं है। ऑलरेडी बिहार में ऐसे केस किए गए थे डी फार्मा बी फार्मा को लेकर, तो उस पर फैसला जो सुनाया गया उसी के आधार पर चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। ये ऑफिशियली ऑर्डर है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसको हम अपने शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का कोर्ट केस जो हुआ था, जो सुनवाई हुआ था आज की डेट में 26 मार्च 2026 को, यहाँ पे जो सरकार की तरफ से मतलब आयोग की तरफ से जो वकील माननीय सिद्धार्थनाथ सिंघल जी थे, इन्होंने बोला कि इस केस का मुद्दा पहले ही मोहम्मद फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के फैसले से कवर हो चुका है। मतलब कि बिहार में बीटीएससी की तरफ से भर्ती जो आई थी निकल के, वो चीज़ हमने आपको कई वीडियो में बताया भी था कि देखिए बीटीएससी की तरफ से भी भर्ती फार्मासिस्ट एलोपैथ की निकाली गई थी। वहाँ पे भी बी फार्मा डी फार्मा में कोर्ट केस हुआ था। तो न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला आयोग के पक्ष में दिया गया था, बीटीएससी के पक्ष में दिया गया था, और डी फार्मा वाले कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया था, बी फार्मा वाले कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल किया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दोहराई गई है बात कि देखिए जो सरकार के वकील थे उन्होंने बोला कि ये चीज़ हो गया है, ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसा ही केस डिसाइड कर चुका है, इसलिए उसी के आधार पर यह केस भी तय किया जा सकता है। अब याचिकाकर्ता के तरफ से जो माननीय वकील साहब जी थे, उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने और समझने के लिए समय चाहिए। अब वो जो बिहार सरकार की तरफ से जो चीज़ें हुआ था, वहाँ पे जो फैसला आया था, उस ऑर्डर को हमें पढ़ने और समझने का समय चाहिए, फिर आगे की चीज़ें होंगी उस पर। तो कोर्ट ने समय यहाँ पे दे दिया है कि ठीक है 48 घंटे का समय दिया जाता है। मतलब कि अब अगली सुनवाई की तारीख भी बता दी गई है कि 28 मार्च 2026 को, 28 मार्च को ये फैसला कंटिन्यू, इस पर जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू किया जाएगा, और जो भी निर्णय निकल के आएगा 28 मार्च को दिया जाएगा, और जो भी फैसला होगा 28 मार्च को बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो सिंपल भाषा में कि देखिए आज का कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ अगली तारीख दी गई है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये बताया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मोहम्मद फिरोज के मुद्दे पे हुआ था, इस मुद्दे पे देखा जाएगा तो भैया आपका केस उसी के आधार पर डिसाइड हो सकता है। मतलब कि इस वाले केस में जो निर्णय निकल के आया था डी फार्मा वाले कैंडिडेट के पक्ष में आया था, तो वो पूरा का पूरा निर्णय हो सकता है कि इस वाले केस में भी डी फार्मा के पक्ष में आए। कहने का मतलब ये है। अब ये देखना है कि भैया जो मोहम्मद फिरोज वाला केस था, वहाँ पे डी फार्मा के पक्ष में फैसला दिया है तो वही लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला चीज़ उन्होंने बात रखा है। तो आपको ये पता ही है बिहार में जो सीन हुआ था कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने भी डी फार्मा के पक्ष में दिया था, तो यहाँ पे भी चीज़ें डी फार्मा के पक्ष में ही जा सकती हैं। तो कहने का मतलब कि आज की जो हियरिंग हुई है, जो सुनवाई हुई है, यहाँ का ज़्यादातर पलड़ा किसका भारी पड़ा है? डी फार्मा वाले कैंडिडेट को, ठीक है। लगभग 70% अभी डी फार्मा वालों की आज की सुनवाई से ये बताया जा सकता है कि इनका पलड़ा भारी दिख रहा है, इनकी ओर जीत दिख रहा है। इस आधार पे आप तय कर सकते हो कि केस में कितना दम था या फिर केस कहाँ तक चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि केस की ज़्यादा हियरिंग होने वाली है। अब नेक्स्ट हियरिंग में हो सकता है कि फाइनल ऑर्डर आ जाए, या फिर इसके बाद और एक दो
हियरिंग लग सकती है, ये कह नहीं सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलो कि भर्ती प्रक्रिया पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस केस को लेकर। ना तो देखिए, जब भर्ती प्रक्रिया तब रुकती है जब माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसा कुछ स्पष्ट ऑर्डर दिया जाता है कि भैया जब तक ये केस चल रहे हैं तब तक आयोग अपने भर्ती प्रक्रिया में आगे ना बढ़े। ये चीज़ जब ऑर्डर आता है तब वहाँ पे चीज़ें होता है कि चलो भर्ती प्रक्रिया अब रुक गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस केस की वजह से भर्ती प्रक्रिया पे कोई असर नहीं हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किए जा रहे हैं और सब तैयारी जैसे चल रही है वैसे चलती ही रहेगी। डी फार्मा के जो भी कैंडिडेट हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से अब पढ़िए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि केस हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, आपको पहली सुनवाई में ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि आपके पक्ष में ये पल जा रहा है, ठीक है, मैटर। अभी अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन वो तो चलता ही रहेगा। बट आपको पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करना है। और आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, जीके और यूपी स्पेशल जीके और कंप्यूटर पे, क्योंकि यहीं पे ही आपका सिलेक्शन तय करेगा। यही टेक्निकल आपने पढ़ा है, अन्य भर्तियों में भी आपने तैयारी किया होगा तो टेक्निकल पढ़ा होगा, तो टेक्निकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नॉन टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। यही बोलेंगे कि आप देखिए, पढ़ाई को ब्रेक ना करें, कंटिन्यू जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और जो प्रैक्टिस आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस आप लगाएं, 5 ऑप्शंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ज़्यादातर आप फोकस थियरी पे करें, ठीक है। थियरी के पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो यूपी त्रिपल आयोग के द्वारा पेपर बनाए जा रहे हैं वो अलग ही लेवल का प्रश्न तैयार किया जा रहा है। प्रश्न तो तैयार ही किया जा रहा है, प्लस ऑप्शन से भी इतने डिफ़िकल्ट या फिर जटिल दे रहे हैं कि उनमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, थियरी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, तो फिर प्रश्न का उत्तर आप आसानी से नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप किताबों पे ज़्यादा फोकस करें, यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। प्रश्न की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाते हो, कितनी सही उत्तर दे पाते हो 100 प्रश्न में से। और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हों, एग्ज़ाम के लेवल के प्रश्न हों, उन प्रश्नों को सॉल्व कराने के साथ साथ आपके जो कंप्यूटर और जीके के हैं, इनकी भी कुछ वीडियो अपलोड कर दें ताकि आपको मदद मिल सके उससे। तो आपको बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। आपको ये बहुत ही मदद देने वाला है आने वाले दिनों में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।